आज है 22 जुलाई 2024 और आज आप लोगों का लेक्चर 22 है। लगातार आप लोगों का 22वां क्लास है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था आप लोगों का सैन्य सभ्यता के सामाजिक जीवन में आप लोगों को बताए थे कि मनोरंजन के लिए मुर्गा लड़ाना उन लोगों का मुख्य खेल था और इसके अतिरिक्त पासा, सिंगिंग, डांसिंग ये सब करते थे। और जबकि मेल जो है वो लंबा कुर्ता अंगोछा पहनते थे, फीमेल शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी। ये सब सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में आप लोगों को बताया गया था। तो आज हम लोग सिंधु सभ्यता की धार्मिक विश्वास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप तमाम नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले तथा असिस्टेंट प्रोफेसर, फ्यूचर प्रोफेसर, चांसलर, वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत है तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आप लोगों का लेक्चर 22 शुरू करते हैं। लेक्चर 22 में पहला है आप लोगों का सिंधु सभ्यता का धार्मिक विश्वास। तो धार्मिक विश्वास उन लोगों का किस पर था? तो मातृ देवी की पूजा वो लोग करते थे, आदि शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है, जल पूजा का भी साक्ष्य मिला है, वृक्ष पूजा का भी साक्ष्य मिला है। सोच लीजिए हमारे सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार थे। वो भी जल पूजा करते थे और वृक्षों की पूजा करते थे जैसे कि पीपल की। और एक श्रृंगी कुंवरदाल बैल की पूजा की भी साक्ष्य मिला है। इसके अतिरिक्त सरीसृप अर्थात रेप्टाइल्स की पूजा होती थी जैसे कि सांप की पूजा वो लोग करते थे। और इसके अतिरिक्त स्वास्तिक का चिन्ह मिला है सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन किया गया। चक्र मिला है, प्रतीक मिला है, प्रतीक चिन्ह की पूजा ये सब की जाती थी। और सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते थे कि लोगों का पुनर्जन्म होता है, ऐसा वो लोग भी मानते थे। तो पुनर्जन्म में भी विश्वास था इन लोगों का। इसके अतिरिक्त ताबीज भी मिले हैं सिंधु सभ्यता से। तो ताबीज का भी प्रमाण मिले हैं कि ताबीज भी वो लोग मानते थे। क्रॉस का चिन्ह मिला है। इसके अतिरिक्त आप लोगों का लिंग पूजा, उर्वरता की देवी का साक्ष्य भी मिला है। और लिंग पूजा भी उस समय होता था अर्थात जिसे आप लोग शिवलिंग कहते हैं। और मोहनजोदड़ो से एक मुहर भी मिली है जिसमें 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की केंद्र में बैठा हुआ है। 3 मुख वाला, यहाँ मुख लिखा हुआ है। 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की केंद्र में बैठा हुआ है। पुरुष के सर पर एक सिंह भी है। ऐसा मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर मिला है। जैसे कि आप लोग आज के ज़माने के सिक्के जो देखते होंगे उसमें उस पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, दुर्गा जी का फोटो या फिर आप लोगों का महाराणा प्रताप, विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों का आप लोगों का फोटो देखते होंगे। तो उसी तरह उस समय जो है 3 मुख वाले पुरुष का ध्यान की केंद्र में बैठा हुआ और सर पर उनके सिंह है ऐसा प्रतीत होता। उनके जो लेफ्ट में है गेंडा और भैंसा था और राइट में व्याघ्र अर्थात बाघ और हिरन था। लेफ्ट में गेंडा और भैंसा था जबकि राइट में व्याघ्र और हिरन था। ये आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से मिला, ऐसा पूछ लेगा अगर कि मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से कहाँ से मिला है। तो सिंधु सभ्यता से संभवतः मूर्ति पूजा का आरंभ मिला है। कि कहाँ से सिंधु सभ्यता का आरंभ यानी मूर्ति पूजा का आरंभ मिला है, तो सिंधु सभ्यता से मिला है संभवतः। ओके, अब नेक्स्ट है आर्थिक जीवन सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? तो कृषि पर ये लोग निर्भर रहते थे, पशुपालन पर, कृषि अधिशेष पर, शिल्प जिसे क्राफ्ट कहते हैं उस पर भी निर्भर थे और व्यापार पर। अब चलिए इसको डील से पढ़ेंगे। जैसे कि ये पशुपालन है तो पशुपालन को डील से पढ़ते हैं। भेड़ का पालन होता था, बकरी का पालन होता था, बैल का पालन होता था, भेड़ का पालन होता था। तो इससे ऊन मिलेगा आप लोगों को। और किसी भी मुहर पर गाय की आकृति नहीं मिली है। जितना भी मुहर मिला है ना उस पर भेड़ का आकृति मिलेगा, बकरी का मिलेगा, बैल का मिलेगा, लेकिन गाय की आकृति नहीं मिली है। कहाँ? तो सिंधु सभ्यता से। और घोड़ा का अस्तित्व था लेकिन लोकप्रिय उतना नहीं था। कौन? तो घोड़ा सिंधु सभ्यता में। और मोहनजोदड़ो से घोड़ा का अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। लोथल से मिट्टी की मूर्ति मिला है घोड़ा का। और वहीं सुरकोटदा से अस्थि मिला है घोड़ा का। अस्थि मतलब हड्डी मिला है। और चलिए कृषि के बारे में अब डिटेल से जानते हैं। कृषि में कालीबंगा में कूडो अर्थात हल की रेखा मिली है। और वहीं फल फावड़ा नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता में फल या फावड़ा इसका साक्ष्य नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं। आगे कृषि के बारे में ही आप लोगों का शायद लकड़ी के हल मिले हैं। ये शायद कह रहा है, संभवतः कह रहा है। जितना अभी तक आर्कियोलॉजिक सर्च किए गए हैं तो उसी में शायद लकड़ी के हल मिले हैं। पत्थर का हंसिया मिला है। इसके अतिरिक्त 9 प्रकार के फसल का साक्ष्य है जिसमें से चावल गुजरात से मिला जो कि लोथल से, गेहूं के 3 किस्में मिली है, जौ के 2 किस्में मिले हैं। इसके अतिरिक्त खजूर मिला है, तरबूज मिला है, मटर मिला है, राई मिला है, तिल मिला है, कपास जिसको सिंडोल कहते हैं वो भी मिला है। कपास को क्या कहते हैं? सिंडोल। तो इसे सिंधु भाषा में सिंडोल कहते हैं। तो कपास सिंडोल के साक्ष्य मिले। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 आसपास। जौ हो गया जौ, गेहूं, चावल टोटल 9 प्रकार के हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रकार के हो गए। तो 9 प्रकार के फसल का साक्ष्य मिला और ये 9 फसल इस प्रकार के हैं।
अब आगे क्राफ्ट, जिसको शिल्प कहते हैं। शिल्प एवं तकनीक के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले शिल्प के बारे में देखेंगे, फिर तकनीक अलग से पढ़ेंगे। शिल्प में तांबा और टीन को मिला के कांसा मिला, आप लोग को पता ही है। तो कांसा अर्थात धातु कर्म का उनको ज्ञान था। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे धातु कर्म के बारे में, जिसे अंग्रेजी में मेटलर्जी कहते हैं। तो उनको जो है धातु कर्म का भी ज्ञान था, परंतु कांसे के अधिक औजार नहीं मिले हैं। कांसा का मिला है वो सामान, लेकिन जो है ना औजार, अत्यधिक औजार कांसे के नहीं मिले हैं। कसेरो मतलब जो कांसा बनाता था, कसेरो के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था उस समय सिंधु सभ्यता में। तांबा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी से आता था, जबकि टीन अफगानिस्तान से आता था। सोना चांदी ये भी अफगानिस्तान से आता था। ये सब लिखा हुआ है कि टीन अफगानिस्तान से आता था, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से आता था, सोना चांदी अफगानिस्तान से आता था। और कुम्हार का चाक का प्रचलन था। अब टेक्नोलॉजी के बारे में आज चलिए जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी में आप लोगों का हो जाएगा लास्ट वैक्स तकनीक। लास्ट वैक्स तकनीक का मतलब होता है एक सांचा आता है, जिसमें से आप लोग उस पर मोम डाल दीजिएगा और फिर उसको हटा दीजिएगा, तो मोम जो है उस सांचे का आकार ले लेगा जिस सांचे में भी होगा। तो उसी तरह उसे कहते हैं लास्ट वैक्स तकनीक। उस समय की ये तकनीक थी। और फिर दूसरा तकनीक आप लोग का हो जाएगा शायर परड्यू तकनीक, जिसको कहते हैं धातु का प्लेट पर, अगर कोई भी धातु है का प्लेट है, उस पर डिजाइन किसी प्रकार का कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग भी किए होंगे, आप लोग कोई कागज़ ले लिए, उस पर कोई भी आकृति बना लिए, जैसे कि इस आदमी का मैं चित्र बना दिया। अब इस पर आप लोग काट लीजिएगा, ऐसे 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 करके इसको काट कूट के बराबर कर दिए, तो आदमी निकल गया इसमें से। तो इसी को शायर परड्यू तकनीक कहते हैं। ये तकनीक उस समय चलती थी। और फिर पिंच प्रेशर तकनीक। पिंच प्रेशर तकनीक का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग बच्चे में किए होंगे, आटे जब आपकी मम्मी आटा सानती होगी तो आप लोग विभिन्न प्रकार का उससे बनाते होंगे। कोई कभी सांप बना लेते होंगे, कभी छोटा रोटी बना लेते होंगे, कभी आयताकार वर्गाकार कुछ से कुछ उसके खिलौने बनाकर उसका रोटी बनाते होंगे। तो ये इसी को कहते हैं पिंच प्रेशर तकनीक। प्रेशर से जो बनाया जाता है उसे पिंच प्रेशर तकनीक कहते हैं। तो उस समय 3 प्रकार के तकनीक थे। कौन कौन? लास्ट वैक्स तकनीक, ये सांचा का हो गया। शायर परड्यू तकनीक, जो कि चित्र बनाकर उस पर फिर काट लिया गया। और फिर पिंच प्रेशर तकनीक, जो कि आटे से आप लोग बनाते हैं। ओके, और अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि हो जाता है। तो लिपि क्या है पहले वो जानते हैं। लिपि जो है वर्ण को प्रकट करने का एक तरीका होता है। लिपि क्या होता है? वर्ण को प्रकट करने का एक तरीका है। और लिपि से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है। लिपि से क्या बनता है? शब्द, शब्द से वाक्य बनता है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे अंग्रेजी में पिक्टोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? पिक्टोग्राफिक, अर्थात भाव चित्रात्मक थी। और शैली कैसी थी? तो शैली जो थी वो ब्रुस्टोफेडन शैली थी। कैसी शैली थी? ब्रुस्टोफेडन स्टाइल, अर्थात ब्रुस्टोफेडन शैली थी। और फिर ये देख लीजिए, स्क्रिप्ट का विचार अर्थात लिपि का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो लिपि का विचार सर्वप्रथम कनिंघम ने दिया था। और कनिंघम ने इसे ब्राह्मी लिपि कहा था। और इसे कनिंघम ने क्या कहा था कि यह लिपि ब्राह्मी लिपि है। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किसने किया? तो प्रथम प्रयास 1925 ईस्वी में एल.ए. वेडल ने किया था। किसने किया था? एल.ए. वेडल ने। और दूसरा प्रयास पढ़ने का बी लाल ने किया था। किसने किया था? बी लाल ने। और सिंधु सभ्यता की लेखन प्रणाली वो अक्षर सूचक है। कैसी सूचक है? अक्षर सूचक। इसमें जो है चित्र बनाकर विभिन्न प्रकार का दे दिया है, जैसे कि बैल का चित्र दे देगा ये, और फिर उसी से पूरा एकदम बुक लिख दिया गया। अब इसलिए अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। तो आप लोग भी जल्दी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाइए, तो फिर आप लोग भी को भी पढ़ने का मौका मिलेगा और विभिन्न जगह घूमने का भी मौका मिलेगा। बहुत ही फ़ायदे। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें तो आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगी। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा लिपि मिली है कब? तो 1853 ईस्वी में मिली थी। कब मिली थी? 1853 ईस्वी में। संपूर्ण लिपि कब तक प्रकाशित में आई? तो 1923 ईस्वी तक में हड़प्पा लिपि की जितनी भी लिपि है वो सभी प्रकाशित में आ गई थी 1923 ईस्वी तक। लिखावट किस प्रकार होती थी हड़प्पा लिपि की? तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। और अधिकांश लेख अर्थात मुहर, जिसको सील कहते हैं, अधिकांश लेख मुहरों पर है। अर्थात जो मुहर जो आप लोग देखते होंगे आजकल, या फिर आप लोग अपने सर्टिफिकेट पर भी देखते होंगे, उस पर भी मुहर मारा जाता है। तो अधिकांश लेख मुहरों पर है, अर्थात सिल्स पर है। और मुहरे के बारे में जान लेते हैं। मुहरे अर्थात जिसे अंग्रेजी में सिल्स कहते हैं। सिंधु सभ्यता की अनूठी आकृति है। मुहर जो है ना, सिंधु सभ्यता की अनूठी आकृति है। कई धातुओं पत्थरों की बनी है। मुहर किससे बनी है? कई धातु और पत्थरों की बनी हुई है। सर्वाधिक सेलखड़ी, सेलखड़ी के बारे में भी आप लोगों को पहले पढ़ाया गया था। सेलखड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्टेटाइट कहते हैं, स्टेटाइट से बनी हुई है। अधिकांश मुहरें किससे बनी हुई है? सेलखड़ी से बनी हुई है। सेलखड़ी का मतलब होता है मुलायम पत्थर।
पत्थर, जो भी पत्थर मुलायम होता है उसे सेल खड़ी कहते हैं। और मुहरे के बारे में चले जान लेते हैं। लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुए। कब? सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुई है, जिनमें 500 अकेले मोहनजोदड़ो से मिला है। 2000 मुहरे प्राप्त हुई है। सोच लीजिए, जो आप लोग देखते हैं जैसे कि भारत सरकार का ही मुहर देखते हैं या फिर आप लोग अपने स्कूल कॉलेज का मुहर देखते हैं, तो वैसे 2000 मुहर प्राप्त हुए, जिनमें से 500 अकेले मोहनजोदड़ो से ही मिल गया है मुहर। अब चलिए देखते हैं मुहर का महत्व सब क्या है। तो ये मुहर जो है ना, मुहर पर लेख और पशुओं के चित्र ये दोनों होते थे। क्या क्या होते थे? लेख और पशुओं के चित्र। और इसमें जो है ना पशुओं के सर्वाधिक चित्र होते थे। सर्वाधिक बैल, जिसे यूनिकॉर्न हफ्ड बैल, इसके चित्र सर्वाधिक होते थे मुहर पर। और इसके बाद लेख भी होते थे मुहरों पर। मुहरें 4 प्रकार की थी। कौन कौन? बेलनाकार थी, वृत्ताकार थी, वर्गाकार थी, आयताकार थी। और सर्वाधिक मुहर कौन किसका मिला है? तो वर्गाकार की सर्वाधिक मुहरें मिली है अभी तक में। मुहरें 4 प्रकार की है, वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार और वर्गाकार जो है ये सर्वाधिक मुहरें अभी तक मिली है। और मछली के चित्र वाली मुहर मोहनजोदड़ो से मिली है। ऐसा डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली के चित्र वाली मुहर कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब आगे, लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहर मिली है। पूछ लेगा कि तांबे की मुहर कहाँ से मिली है? तो लोथल और देसलपुर से तांबे की मुहर मिली है। अब चलिए मुहरों का महत्व देख लेते हैं। तो मुहरों का महत्व जो है वो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। मुहरों को विनिमय का माध्यम था मुहर। और मार्क ऑनरशिप अर्थात मालिकाना हक के लिए इसे अपनाया जाता था मुहरों का। जैसे कि आप लोग का कोई दुकान होगा तो आप लोग भी अपना ट्रेडिंग का मुहर मारते होंगे उस पर, तो मार्क ऑनरशिप मालिकाना हक के लिए उसका प्रयोग होता था। धार्मिक प्रयोजन भी रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के मुहरों का मत धार्मिक प्रयोजन के लिए भी रहा होगा। अब आगे व्यापार के बारे में जान लेते हैं। व्यापार में आयात निर्यात होता था। आयात भी करते थे और निर्यात भी करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो बाह्य व्यापार के स्रोत क्या थे? अर्थात आयात, बाहर से जो व्यापार होता था उसके स्रोत साहित्यिक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दोनों है। अर्थात लिटरेसी एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये दोनों स्रोत है बाह्य व्यापार के स्रोत से, बाहर के व्यापार के स्रोत से। कौन कौन साहित्यिक स्रोत के बारे में पहले जान लेते हैं। सुमेरियन साहित्य में मेलुहा शब्द का उल्लेख है। किसका? तो सुमेरियन साहित्य में मेलुहा शब्द का उल्लेख है। और आप लोगों ने एक बुक भी सुना होगा आजकल हाल ही में, ऑफ मेलुहा, कोई बुक का नाम है जिसके राइटर अभी जिंदा ही हैं, वो लिखे हैं। तो ये मेलुहा जो है ना, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। और मांगन शब्द का भी उल्लेख मिला है। ये सुमेरियन साहित्य में ऐसा देखने को मिला है। सुमेरियन का एक साहित्य है, जैसे कि अब हम लोग का साहित्य है रामायण महाभारत, जो आप लोगों को साहित्यिक स्रोत के बारे में बताएगा। तो उसी तरह मेलुहा शब्द का उल्लेख सुमेरियन साहित्य में मिला है, जिससे कि मेलुहा का मतलब होता है मोहनजोदड़ो। और मांगन शब्द का उल्लेख मिला है, जो कि मकरान तट से है। अर्थात मांगन को मकरान तट कहा जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में फिर आप लोग को अब आगे आते हैं। तो मोहनजोदड़ो की मुहर पर सुमेरियन नाम का चित्र मिला है। अब सुमेरियन पर तो मिल गया मेलुहा का उल्लेख, जिसका मोहनजोदड़ो होता है। और मोहनजोदड़ो पर जो मुहर मिला है हम लोग में, उसे सुमेरियन नाव का चित्र मिलता है। वहाँ पर जो सुमेरियन का नाव का चित्र है। और वहीं लोथल से फारस की भी मुहर मिली है। ये भी आप लोग को पहले बता दिया था कि लोथल से फारस की मुहर मिली है। अब कल जो है हम लोग आगे देखेंगे कि आयात में क्या क्या होते थे और कहाँ से होते थे। और निर्यात में कौन कौन सी वस्तु होती थी। खाद्य वस्तु, कपास, टेराकोटा। और फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन क्या हो गया, बहस का विषय क्या क्या है, इसमें से अचानक से हुआ या फिर धीरे धीरे से हुआ, ये सब के बारे में आराम से हम लोग अच्छे से कल पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का। तो सिंधु सभ्यता के पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकांगेदोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद थी। दैमाबाद महाराष्ट्र तथा परवरा नदी पर थी। आलमगीरपुर यूपी मेरठ अर्थात हिंदा नदी पर थी। और मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर थी। सूतकांगेदोर बलूचिस्तान डास्क नदी पर थी। अब चलिए कुछ और पीछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा पीछे नहीं चले जाते। सबसे पहला क्लास पे या फिर 1-2 क्लास आगे देखते हैं। जैसे कि बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है? तो क्षेमेंद्र है। गार्गी संहिता के लेखक कौन है? गार्गी हैं। उसी तरह करके हेमचंद्र किसके लेखक है? तो कुमार पाल चरित्र। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग अपना रिवीजन करते रहे। और फिर एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखा? तो केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखा था। कब? 1924 ईस्वी में। तो इसी तरह आप लोग रोज रिवीजन करते रहे। और जितना वीडियो आता है, आज आप लोगों को कहा गया था कि आप लोगों का 4 पेज पढ़ाया जाएगा। तो फिर अब सोमवार है, तो अब पर डे आप लोगों का आज से सावन भी शुरू है, तो आप लोगों का 4 पेज पर डे चलेगा इस वीक। और फिर अगले वीक फिर देखा जाएगा कि आप लोग का 4 पेज ही रहने दिया जाए,
5 पेज तो नहीं किया जाएगा, या तो फिर आप लोग का घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, 3.5, 4, 2.5 जो होगा वो अगले हफ्ते से फिर आप लोग का देखा जाएगा, या फिर 4 पेज पर डे रखा जाएगा। अधिक से अधिक 4 पेज से आप लोग का नहीं बढ़ेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कभी कभी होगा तो बढ़ भी सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन तक ही, पर डे नहीं। जब देखेंगे कि ज़रूरी है टॉपिक को कंप्लीट करना तो ही। और फिर कल ही आप लोगों का जो है वैदिक सभ्यता शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़ते थे, तो कल से आप लोगों का वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर 22 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से इसका PDF देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।